हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक एसआर के चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि प्रकाश होता क्या है और परावर्तन के नियमों पर हमने बात की थी। आज दोस्तों हम देखने वाले हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में। गोली दर्पण में दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो होती हैं उस पर हम बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए दोस्तों आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में बने रहिएगा। दोस्तों पहला टॉपिक हमारा है समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पॉइंट देता हूँ, पॉइंट को आप लोग समझते हुए चलिएगा। दोस्तों हमारा पहला पॉइंट आता है इसमें, प्रतिबिंब का आकार समान होता है। समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे समतल दर्पण रखा है और हम उसके सामने खड़े हैं, तो हमारा जो साइज होगा वही साइज इस मिरर में दिखाएगा, मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पहला पॉइंट ये हो गया, प्रतिबिंब समान आकार का होता है। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पर बनता है जितना कि बिंब दर्पण से दूर है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमारे पास कोई दर्पण रखा है, ठीक। अगर हम उसके सामने कोई उंगली दिखाते हैं तो उंगली को जितना दूर ले जाएंगे दर्पण के अंदर भी उंगली उतनी ही दूर जाएगी। मतलब कि दर्पण को हम अगर दर्पण के मतलब दर्पण के हम पास उंगली ले जाते हैं तो क्या होता है, दर्पण में अंदर की ओर उंगली पास में आती है। अगर हम दूर ले जाते हैं वस्तु को तो दर्पण के अंदर भी वस्तु दूर जाती है। ये भी हमारा दूसरा पॉइंट है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें, प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं आभासी बनता है। इसका मतलब आप लोग समझिए, मान लीजिए हमारे पास मिरर है, मिरर में जो हमारा इमेज बनता है वो सीधा बनता है। ऐसा नहीं होता कि कभी पैर ऊपर बन गया, सर हमारा नीचे बन गया, सीधा ही बनता है और आभासी बनता है। आभासी मतलब होता है दोस्तों, आभासी का मतलब आप लोग समझिए, आभासी मतलब होता है नकली, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वर्चुअल। इसको हम इंग्लिश में वर्चुअल कहते हैं। जैसे कि दर्पण में जो हमारा इमेज बनता है दोस्तों वो दर्पण के अंदर बनता है, उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम कहते हैं उसको आभासी यानी कि नकली। वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, जैसे हम प्रोजेक्टर पे जैसे मूवी देखते हैं तो मूवी को हम पर्दे पे जैसे देखते हैं वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन हम अगर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रतिबिंब और बिंब के बारे में समझा देता हूं। बिंब जो होता है उसको हम वस्तु कहते हैं और इसको अंग्रेजी में हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जो हमारा प्रतिबिंब होता है, जो कि हमारा मिरर में दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं इमेज। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हमारा अगला पॉइंट क्या आता है उस पर हम बात करें तो चौथा पॉइंट हमारा, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, अर्थात प्रतिबिंब में बायां दाईं ओर और दायां बाईं ओर दिखाता है। यही कारण है कि एम्बुलेंस के आगे एम्बुलेंस जो लिखा होता है उल्टा लिखा होता है, ताकि आगे चलने वाली गाड़ी का चालक अपने पार्श्व दृश्य दर्पण में जब पढ़े तो उसे सीधा पढ़ने में आए। पहले इसमें लिखा है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, अर्थात प्रतिबिंब में बायां दाईं ओर और दायां बाईं ओर दिखाता है। अब दोस्तों मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़े हैं और हमारा जो बायां हिस्सा है, मान लीजिए ये लोगो है, अगर हम दर्पण में देखते हैं तो वो किस साइड बनता है, बाएं साइड बनता है, इस साइड में। वहीं अगर हम देखें, अगर दर्पण के साइड में हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारा लोगो है वो
बाएं साइड में ना होकर दाएं साइड में आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो प्रतिबिंब में बायां दाईं ओर बनता है और दायां बाईं ओर बनता है। यही कारण है कि एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ, आपको यहाँ मैं फिगर में दिखा देता हूँ। जो हमारा एम्बुलेंस होता है दोस्तों, वो उल्टा लिखा होता है, ताकि जो आगे चलने वाली गाड़ी का चालक हो वो पार्श्व दृश्य में जो दर्पण लगा होता है उसमें वो पढ़ के सीधा समझ जाए। अब जो एम्बुलेंस लिखा होगा वो हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में वो हमें सीधा दिखाई देगी, उल्टा हमें सीधा दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। किसको हम कहते हैं? पार्श्व परावर्तित को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब दोस्तों हमारा अगला जो पॉइंट आता है गोली दर्पण। इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है कि आखिर गोली दर्पण होता क्या है। गोली दर्पण की हम बात करें, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह वक्रित होता है। इसी बात को हम यहाँ पे लिखते हैं। गोली दर्पण को हम कहते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्रित होता है। वक्रित यानी कि कर्व्ड होता है। उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। अब दोस्तों जो हमारा गोली दर्पण होता है वो क्या होता है? जिसकी परावर्तक सतह वक्रित होता है यानी कि कर्व्ड होता है। सीधे ना होकर वो कर्व्ड होता है, या तो उसकी सतह परावर्तक सतह बाहर होगी या तो अंदर होगी। यानी कि जिस गोले का वह भाग होगा या तो उसके बाहर परावर्तक सतह होगी या तो उसके अंदर परावर्तक सतह होगी। इसी को हम कहते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण। अब जो हमारा गोली दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है दोस्तों अवतल दर्पण। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। दूसरा हमारा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के एग्जाम्पल की हम बात करें दोस्तों, तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं दोनों को अलग अलग। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है और जिसको हम कलई करते हैं वो बाहर की तरफ होता है, यानी कि जिसको हम पालिश करते हैं। इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसकी जो परावर्तक सतह होती है वो बाहर की तरफ होती है और जो हम पॉलिश करते हैं वो अंदर की तरफ करते हैं। इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण।
अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हम ऐसे कर सकते हैं, वह गोली दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक गेंद है। अगर हम गेंद को ऐसे, हमारे पास कोई भी गेंद है, इस गेंद को हम अगर बीच से काट देते हैं तो जो हमारा परावर्तक सतह होगा वो अंदर वाली सतह होगी। यानी कि जो हमारा पालिश होगा वो बाहर होगा और अंदर वाली सतह से हमारा क्या होगा, इसका परावर्तन होगा। यानी कि परावर्तक सतह जो होगी वो अंदर की ओर होगी। इसको हम कहते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये हमारा पालिशदार सतह है, यानी कि पॉलिश सतह। इसको हम कहते हैं दोस्तों अवतल दर्पण। अब दोस्तों हमारा दूसरा आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में मान लीजिए हमारे पास कोई गेंद है। गेंद को अगर हम बीच से काट देते हैं तो जो हमारा बाहर वाला सतह होता है गेंद का, वो हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। और जो अंदर वाली सतह होती है उसमें हम पालिश कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण, पालिश की हुई सतह। ये हमारा क्या है, परावर्तक सतह है। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें दोस्तों तो हम कैसे लिख सकते हैं, वह दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है। इसको कहते हैं दोस्तों हम उत्तल दर्पण। आई होप आप लोग को दोस्तों गोली दर्पण अच्छे से समझ आया होगा। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्रित होता है, परावर्तक सतह वक्रित होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। ये तो बात हो गई दोस्तों गोली दर्पण की। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बारे में हमने बात कर ली। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट की हम बात करें, गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला परिभाषा हमारा आता है इसमें ध्रुव। ध्रुव क्या होता है इसको समझिए आप। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः P से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, मान लीजिए हमारे पास ये अवतल दर्पण है और जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है इसके केंद्र को हम P यानी कि पोल ध्रुव कहते हैं। इसमें हम उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं और अवतल दर्पण में भी। इसके केंद्र वाले भाग को हम P कहते हैं, P यानी कि ध्रुव।
अब हमारा आता है दोस्तों वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जो हमारा गोले दर्पण होता है दोस्तों, वो एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। यानी कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई गोली दर्पण है, वो क्या होता है, एक गोले का एक, मान लीजिए हम इसको अगर गोले को पूरा करें तो इस गोले का कटा हुआ ये भाग होता है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और यहाँ पे उसका जो केंद्र आएगा उसी को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको हम C से प्रकट करते हैं। अगर हम इसको उत्तल दर्पण में बनाएं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसको हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा अगला पॉइंट आता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि इस पूरे गोले का जो त्रिज्या होता है उसी को हम गोली दर्पण का त्रिज्या कहते हैं। इसको हम कैपिटल R से प्रकट करते हैं। ठीक, इसमें भी हमारा कैपिटल R हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। अब हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोली दर्पण के ध्रुव P व वक्रता त्रिज्या C से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई अवतल दर्पण है, इसमें हमारा जो C होता है और जो P होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा जाती है उसी को हम कहते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष। ये एक काल्पनिक रेखा होती है, ये रियल में नहीं होती। जैसे आप एक दर्पण को ऐसे हाथ में ले, उसमें कोई लाइन बनी नहीं होती है, इसको हम केवल काल्पनिक रेखा मान के लेते हैं। यानी कि गोली दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इस अक्ष को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं अगले पॉइंट क्या क्या है, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट आता है मुख्य फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब इसका मतलब समझिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी गोली दर्पण है, अवतल दर्पण हम ले लेते हैं ऐसे, और इसमें मुख्य अक्ष है ये हमारा ध्रुव है दर्पण का, और ये हमारा वक्रता केंद्र है। अगर हम मुख्य अक्ष से समांतर एक किरण आपतित कराते हैं तो क्या होता है, परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से चलता है, यहाँ से हम आपतित करा दे रहे हैं एक और, ये भी दर्पण से टकराने के पश्चात, ये भी दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं दोस्तों मुख्य फोकस। इसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें, मान लीजिए हमारे पास ये उत्तल दर्पण है, अगर हम इसमें किरणों को आपतित कराते हैं तो ये टकराने के पश्चात तो इधर निकल जाती है, लेकिन इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में नहीं मिलती है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो हमारा होता है मुख्य फोकस।
अब दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। ध्रुव व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी कि हमारा जो ध्रुव है और फोकस मुख्य फोकस है उसके मध्य की जो दूरी होती है उसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं फोकस दूरी। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ऐसे कोई गोली दर्पण है और जितना इसका परावर्तक पृष्ठ होता है उसके व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। यानी कि जितना परावर्तक पृष्ठ है उसकी जितनी सीमा है जहाँ तक है वो उसका जो व्यास होता है उसी को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब दोस्तों एक पॉइंट हमारा ये भी इसमें है, वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध होता है? फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं। इसमें जो r होता है वो हमारा फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। इसका प्रूफ आप लोग के सिलेबस में नहीं दिया है, केवल आप लोग को इतना याद रखना है कि r जो होता है यानी कि इसमें हम देख लेते हैं, ये हमारा f है और ये हमारा r है। जो हमारा r होता है यानी कि वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं r बराबर 2f। लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।